हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बीपीएससी ऑप्शनल पेपर मैथिली लिटरेचर या मैथिली साहित्य है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन के बारे में आज बताना डिस्कस करूँगा। उसमें ये जो बीपीएससी ऑप्शनल है उसका और यूपीएससी ऑप्शनल है, दोनों का साइमल्टेनियसली डिस्कशन होगा। इसको आज हमारे रंजीत सर जो इस बार यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं और हिंदी माध्यम से, सबसे बड़ी बात, उनसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ। कंग्रेचुलेसन रंजीत सर। थैंक यू। हाँ, ये हम अब इस बार इनका रैंक 594 लाए हैं और ये हिंदी से टॉपर रहे हैं। तो आपको इनका ऑप्शनल पेपर मैथिली साहित्य था, तो इसके बारे में ये आज अच्छे से आप लोगों को कैसे इनका स्ट्रेटजी रहा ऑप्शनल का उसके बारे में बताएंगे, और इवन बीपीएससी में मैथिली कैसे अप्रोच किया जाए उसके बारे में बताएंगे। तो सर थोड़ा सा बच्चों को बताइए कैसे किया जाए। मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं अभी बीपीएससी के थ्रू डीवाईएसपी की ट्रेनिंग ले रहा हूँ और यूपीएससी सिविल सर्विस 2018 में मेरा सिलेक्शन 594 रैंक पे हुआ है। तो मेरा दोनों जगह जो है मैथिली साहित्य ऑप्शनल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैथिली साहित्य क्यों लेना चाहिए और दूसरा मैथिली साहित्य की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो पहला जो है कि हम मैथिली साहित्य क्यों लें। मैथिली साहित्य क्यों, तो देखिए सभी ऑप्शनल के कुछ लाभ और नुकसान होते हैं। इस ऑप्शनल में नुकसान कम है, लाभ ज़्यादा है। पहला कि इसका सिलेबस बहुत छोटा है। सिलेबस छोटा है इसलिए जो है इसे कम समय में किया जा सकता है। दूसरा, हिंदी की जानकारी रखने वाले सभी लोग इसे आसानी से सीख सकते हैं, हिंदी की जानकारी वाले, क्योंकि इसे देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ठीक है। और तीसरा, इसका फ़ायदा ये है कि चूँकि सिलेबस छोटा है, कम समय देना होता है, तो आपको जीएस के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता है। तो इसलिए इसकी, और चौथा इसका लाभ क्या है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से कभी आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इसमें औसतन इतना मार्क्स मिलता है कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए। औसतन अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है। तो इसलिए मेरे विचार से मैथिली साहित्य एक ज़्यादा सूटेबल जो है ऑप्शनल विषय है, बीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए। अब दूसरा सवाल, हाँ, इन लोग को ये बता दीजिए कि जैसे आप ऑप्शनल का प्रिपरेशन कैसे करें। हाँ, अब देखिए इसमें जो है पहले हम बात करते हैं कि बीपीएससी में इसकी तैयारी कैसे करें। तो अगर इसके बीपीएससी के सिलेबस को देखेंगे, बीपीएससी का सिलेबस 2 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 दो में 2 चीज़ है, भाषा का इतिहास और साहित्य का इतिहास। अब देखिए यहाँ पे मैथिली के साथ एक समस्या क्या है ना कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स कम मिलते हैं, इसलिए आपको ना ज़्यादातर जो कोचिंग सेंटर्स के नोट्स होते हैं उस पर डिपेंड करना पड़ता है। फिर भी आपको कुछ किताब जो है रेफ़र करना चाहिए। जैसे भाषा का इतिहास में गोविंद झा का एक आता है मैथिली भाषा परिशीलन। भाषा के इतिहास में गोविंद झा का है मैथिली भाषा परिशीलन, जो कि आपको भाषा के इतिहास के बारे में बहुत कंसाइज और बहुत अच्छा परिचय देता है। दूसरा, आपको मेरे अनुसार किसी कोचिंग का नोट्स फॉलो करना चाहिए, और उसमें जो दिल्ली में सुरेंद्र राउत पढ़ाते हैं उनका सेक्शन 1 का नोट्स बहुत अच्छा है, तो आप सुरेंद्र राउत के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद साहित्य का इतिहास, साहित्य के इतिहास में भी आप एक किताब फॉलो कर सकते हैं, साहित्य के इतिहास में आप जयकांत मिश्र का एक किताब आता है, जयकांत मिश्र का मैथिली साहित्य का इतिहास, मैथिली साहित्य का इतिहास। और इसके साथ जो है दूसरा कोचिंग का नोट्स, जो फिर मैं बोलूँगा कि आप सुरेंद्र राउत के नोट्स को फॉलो कीजिए।
अब पार्ट टू में देखिए दो चीज़ है, एक है पद और दूसरा है गद्य, ठीक है। तो पद और गद्य में जो है दो, पद और गद्य में पहला तो आपको जो है व्याख्यात्मक प्रश्न होता है, दो पद का एक व्याख्यात्मक प्रश्न होगा, एक गद्य का, और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। इसलिए आपको जो है व्याख्या पे थोड़ा ध्यान देना है, आपको किताबों को बार बार पढ़ना है ताकि आपको पता हो सके। वैसे बहुत ईजी होता है, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये किस चैप्टर से इस लाइन को उठाया गया है और किस कंटेस्ट में उठाया गया। तो इसके लिए बार बार आप किताब को पढ़ें। दूसरा, आप राइटिंग प्रैक्टिस करें कि हम कम से कम शब्द में कैसे ज़्यादा अच्छा व्याख्या कर सकें, ठीक है। और व्याख्या का कुछ सेम मतलब पैटर्न होता है कि व्याख्या जब हम करते हैं तो उसका 3 या 4 पैराग्राफ में करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ में जो हम बताएंगे कि ये जो लाइन है वो कहाँ से उठाया गया है, किस कवि ने लिखा है और उसका क्या कंटेस्ट है। दूसरे पैराग्राफ में हम लिखते हैं कि उस लाइन में जो भाव छिपा है, कभी उसके द्वारा क्या संदेश देना चाहता है, तो हम उसमें भाव को दर्शाते हैं। और तीसरे पक्ष में, तीसरे पैराग्राफ में जो है, तीसरे पैराग्राफ में हम ये लिखते हैं कि इसका आगे के साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा या फिर इसने साहित्य की दिशा में क्या परिवर्तन लाया है, तो ये आपको करना होता है। उसके बाद जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आप पहले देखिए, फिर वही है, थोड़ा मटेरियल की कमी है, इसलिए आप कोचिंग के मटेरियल का ही सहारा लें उसमें जो है। और मुझे लगता है कि सेकेंड पेपर के लिए शेखर झा जो दिल्ली में पढ़ाते हैं, लिख दीजिए। शेखर झा, ये मंथन IAS है इनका, ठीक है। तो इनका नोट्स आता है, ये सेकंड पेपर में इनका नोट्स ज़्यादा बेहतर है, तो आप सेकंड पेपर में इनके नोट्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो यही सिलेबस है, लेकिन देखिए ये जो है ना सिलेबस है। अब दूसरी बात है जो है ना, हम करेंगे मैथिली में मार्क्स आता कैसे है। देखिए मैथिली में मार्क्स लाने का तरीका अन्य ऑप्शनल के मुकाबले थोड़ा अलग है। तो इसमें कुछ आपको स्ट्रेटजी क्या है, देखिए पहला इसमें है, सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए कि जो इसमें क्वेश्चन लिमिटेड है, इसलिए प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर को बार बार आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहला प्रीवियस ईयर के पेपर पर फोकस करें और बार बार उसको सॉल्व कीजिए। ये BPSC और UPSC दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिमिटेड है और उसी में से आता है, तो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से कैसे लिख सके। दूसरा, चूँकि मैथिली में कोई ऐसा मतलब टेक्निकल चीज़ है नहीं या कुछ ऐसा मतलब चीज़ है नहीं जिसको समझा ना जा सके, तो इसमें मार्क्स कैसे मिलता है कि आपका राइटिंग कितना अच्छा है, राइटिंग मतलब कितना आप साफ़ सुथरा लिखते हैं वो। तो इसमें राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। और तीसरा, जो पद्य और गद्य वाला सेक्शन है उसमें आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है पद्य और गद्य के कोटेशन को यूज करते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से जो है ना अच्छा मार्क्स आता है। और इसके साथ जो है आप स्पेशली जो है फर्स्ट पेपर में जो भाषा का इतिहास है और साहित्य का इतिहास, वहाँ पे आप फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करें। फ्लो चार्ट, जैसे सवाल आएगा कि भारोपीय भाषा से मैथिली का उद्भव कैसे हुआ, भारोपीय भाषा से मैथिली का उद्भव। तो इसको लिखने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका है कि आप पूरा पैराग्राफ चेंज कर करके लिखें, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा आप प्रेजेंटेशन ये होगा कि आप लिखें कि सबसे पहले भारत में भारोपीय भाषा जो है यूरोप से आया, ठीक है, ये भारत और यूरोप की कॉमन भाषा है, कॉमन कल्चर था इसलिए डेवलप हुआ। उसके बाद जो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे आया, यहाँ की भाषा से जब ये मिला तो फिर यहाँ पे जो है वैदिक संस्कृत का उद्भव हुआ, ठीक है। वैदिक संस्कृत जो है आगे और बढ़ा तो इससे लौकिक संस्कृत आया, ठीक है। और लौकिक संस्कृत फिर जब उसमें धीरे धीरे क्षेत्रीय रूप धारण किया तो उससे प्राकृत का उद्भव हुआ, ठीक है। फिर प्राकृत भी क्षेत्रीय रूप धारण किया तो इसका 5 रूप आया, ठीक है। और इस 5 रूप में जो है एक हमारा जो है हमारे बिहार मतलब जो पूर्वी भारत के क्षेत्र में मागधी प्राकृत आया, ठीक है। और इस मागधी प्राकृत से फिर जो है आगे मागधी अपभ्रंश आया, ठीक है। और मागधी अपभ्रंश और अवहट्ट आया, और इस मागधी अपभ्रंश और अवहट्ट से जो है विद्यापति इसको मैथिली का आधुनिक रूप दिया, ठीक है। फिर बाद में बहुत सारे मैथिली के जो नए राइटर हैं उन्होंने इसका आगे विस्तार किया, ठीक है। तो आप एक ये तरीका हुआ कि इसको आप पूरे फ्लो चार्ट से दिखा रहे हैं, तो इसमें
जो क्वेश्चन आंसर चेक करने वाले थे उनके लिए भी आसानी होती है और आपके लिए भी आसान, मतलब आसान शब्दों में समझा सकते हैं। तो भाषा और जो साहित्य का इतिहास है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लो चार्ट यूज करने की कोशिश करें, तो वो आपको नोट्स में भी मिलेगा और गोविंद झा की या मैथिली साहित्य का जो जयकांत मिश्र का किताब है उसमें भी आपको मिलेगा। हो गया ना। चलिए, हाँ, थैंक यू सो मच आप लोग को ये देखने के लिए। आप आगे जुड़े रहिए। हम आपको नेक्स्ट जो भी मटेरियल है फिर से आप बीपीएससी प्लेटफॉर्म जो फेसबुक ग्रुप है और इवन यूट्यूब चैनल है, आप उस पर रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको यूपीएससी और बीपीएससी रिलेटेड मटेरियल